बना। आजादी के पहले वाला वक्फ एक्ट जिन्ना ने बनाया और आजादी के बाद यानी 26 जनवरी 1950 जब संविधान लागू हुआ उसके बाद जो वक्फ एक्ट बना वो बनाया नेहरू जी ने 1954 में। और उनसे भी खतरनाक कानून बनाया 2013 में, सत्ता जाने के कुछ दिन पहले, इलेक्शन के कुछ दिन पहले, जब 2014 में इलेक्शन था उसके ठीक कुछ दिन पहले वो बनाया मनमोहन सिंह जी ने। रीतियों को प्रोटेक्ट करने का अधिकार है, कुरीतियों को नहीं। प्रथा को प्रोटेक्ट करने का अधिकार है, कुप्रथाओं को नहीं। क्या आर्टिकल 30 मदरसा खोलने की इजाजत देता? इस पर भी मैं किसी भी हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज या वरिष्ठ वकील या किसी सांसद, विधायक, मंत्री या बुद्धिजीवी से खुली चर्चा के लिए तैयार हूं। अगर यह कानून आज से लागू होने की बजाय 15 अगस्त 1947 से लागू हो या 26 जनवरी 1950 से लागू हो तब तो देश को फायदा है, नहीं तो इस कानून का फायदा केवल और केवल मुस्लिम्स को ही मिलेगा। इस पूरी चर्चा के दौरान जो पता चला कि भारत में 40 लाख एकड़ जमीन पे वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोक रखा है। मैंने जब पीआईएल फाइल किया था तो मैंने अपनी पीआईएल में 10 लाख एकड़ का जिक्र किया था क्योंकि उस समय मेरे पास यही जानकारी थी। लेकिन इस संसद में चर्चा के दौरान पता चला कि 10 लाख एकड़ नहीं, 40 लाख एकड़ जमीन पे वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोक रखा है। और ये भी पता चला कि 40 लाख एकड़ में से मात्र 50,000 एकड़ जमीन थी 1950 में। यानी 500 साल की मुगलों की गुलामी, 200 साल की अंग्रेजों की गुलामी, कुल 700 साल की गुलामी में वक्फ प्रॉपर्टी थी मात्र 50,000 एकड़। और संविधान लागू होने के 75 साल के अंदर यह प्रॉपर्टी हो गई 40 लाख एकड़। लगभग 80 गुना बढ़ गई, 80 गुना बढ़ गई ये प्रॉपर्टी। आप इसको सोचिए। पहली बात तो ये कि पहले हम 50,000 जो एकड़ जमीन उसकी बात कर लेते हैं। 50,000 एकड़ जमीन कैसी हुई वक्फ की? मुगलों ने कह दिया वक्फ है, निजामों ने कह दिया वक्फ है, नवाबों ने कह दिया वक्फ है, रजाकारों ने कह दिया ये मेरा वक्फ है, तीमारदारों ने कह दिया ये मेरा वक्फ है। बात यह है कि वक्फ अपनी ज़मीन की जाती है, दूसरों की नहीं। अगर वक्फ की डिफिनीशन देखिए जो हदीस में दी हुई है उसके अनुसार वक्फ यानी दान यानी चैरिटी अपनी ज़मीन की जाती है। जैसे हिंदू भी दान करते हैं तो दूसरों की ज़मीन थोड़ी दान करते हैं, अपनी ज़मीन दान करते हैं, अपनी गाड़ी दान करते हैं, अपना अंग दान करते हैं। अपना मान लो अंग दान करना है तो दूसरों को मार के थोड़ा उसकी शरीर दान करेंगे, अपना अंग दान करेंगे। ज़मीन दान करनी है तो जो हमारी पुश्तैनी ज़मीन है या जो हमने मेहनत से कमाई खरीदा है उसको दान करेंगे। उसी को इंग्लिश में चैरिटी कहते हैं, उसी को अरबी में वक्फ कहते हैं। तो यानी वक्फ भी अपनी ज़मीन दान की जाती है। तो जो ये 50,000 एकड़ ज़मीन है, ये 50,000 एकड़ ज़मीन न मुगलों को वक्फ का अधिकार क्योंकि यहाँ पे उनकी कोई पुश्तैनी ज़मीन थी नहीं, न नवाबों को कोई वक्फ का अधिकार क्योंकि उनकी भी कोई पुश्तैनी ज़मीन नहीं थी, वो मुगलों की सेवा करते थे, उसके बदले उन्होंने उनको जागीर दे रखा है। न निज़ामों को वक्फ का अधिकार, न रजाकारों को वक्फ का अधिकार, न जागीरदारों को वक्फ का अधिकार, न ज़मींदारों को वक्फ का अधिकार, न तीमारदारों को वक्फ का अधिकार, क्योंकि ये सारे मुगलों की सेवा करते थे और मुगलों ने जगह जगह उनको 4-4, 6-6 गाँव दे रखे थे। जब 4-4, 6-6 गाँव उनको दिया था केवल देखभाल करने के लिए तो उनको वक्फ का अधिकार कैसे हो गया? मदीना से आए मदनी परिवार को वक्फ का अधिकार नहीं क्योंकि वो तो यहाँ केवल सेवा करने आए थे, मुगलों ने उनको बुलाया था। बुखारा से आए बुखारी परिवार को भी वक्फ का अधिकार नहीं क्योंकि उनको तो केवल एक मस्जिद में इमाम बनाने के लिए वहाँ से बुलाया गया था, उनकी कोई पुश्तैनी ज़मीन तो है नहीं। इसी तरीके से जो अफगानिस्तान से कुछ पठान आए, उसमें से कुछ पठान हैदराबाद में रहते हैं, उनको भी वक्फ का अधिकार नहीं क्योंकि वो तो वहाँ से यहाँ आए थे, यहाँ उनको ज़मीन मेहनत के जरिए कोई कमाई नहीं, यहाँ तो लूट खसोट किया उन्होंने। तो फिर ये 50,000 एकड़ ज़मीन किसकी है? मज़ार, दरगाह और पक्का कब्रिस्तान वक्फ हो नहीं सकता क्योंकि मज़ार, दरगाह, पक्का कब्रिस्तान अनइस्लामिक है, हराम है। मज़ार, दरगाह, पक्का कब्रिस्तान बनाना ही हराम है इस्लाम में। इसलिए आपको अरब में, दुबई में, कुवैत में, अबू धाबी में कहीं पे भी एक भी मज़ार नहीं मिलेगी, एक भी दरगाह नहीं मिलेगी, एक भी पक्का कब्रिस्तान नहीं मिलेगा। मकबरा, चबूतरा बनाना हराम है तो वो भी वक्फ नहीं हो सकता। फिर ये 50,000 एकड़ ज़मीन है किसकी, ये कोई नहीं बता रहा है। चलो एक बार मान लेते हैं कि 1950 में जो 50,000 एकड़ जमीन थी वो वक्फ की हो गई, भाई ठीक है, गुलामी की बात थी, हो गई। लेकिन 50,000 एकड़ से जो 40 लाख एकड़ हुई है, जो 80 गुना जमीन बढ़ गई पिछले 75 साल में, ये कैसे आ गई? क्योंकि 1900 कानून तो पहले से लागू हो गए थे। सिविल प्रोसीजर कोड 1858 से लागू हो गया था, यानी 1858 के बाद अगर किसी को वक्फ करना था तो सिविल प्रोसीजर कोड बना हुआ था, अंग्रेजों ने कानून बना रखा था, उस कानून का उपयोग करना चाहिए था। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में लागू हो गया था, सिविल प्रोसीजर कोड 1858 में लागू हुआ और सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में लागू हुआ। यानी अगर 1800 किसी को भी 1858 के बाद वक्फ करना था तो उसको सिविल प्रोसीजर कोड फॉलो करना था और सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट फॉलो करना था। अगर ये भी नहीं करते तो ट्रस्ट एक्ट 1920 में लागू हो गया था।
और आज भी चल रहा है। ये सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट भी आज भी चल रहा है, और ये ट्रस्ट एक्ट जो 1920 में बना ये भी आज भी चल रहा है। तो उसके बाद अगर किसी को वक्फ करना था तो इसमें रजिस्टर कराना चाहिए था। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में लागू हो चुका था। इसका मतलब जंगल पे जो हमारे वन विभाग की जमीन उस पर कोई कब्जा कर ही नहीं सकता, क्योंकि उस समय भी कानून लागू था। और संविधान लागू हो गया 26 जनवरी 1950 को। तो सवाल ये है, ये संविधान लागू होने के बाद ये जमीन एकाएक जो 50,000 एकड़ थी वो 40 लाख एकड़ हुई कैसे? हुई ऐसे कि जो पहला वाला वक्फ एक्ट बना था वो जिन्ना ने बनवाया था, और जिन्ना ने तो अपना पाकिस्तान ले लिया बनवा के। जो दूसरा वक्फ एक्ट बना, आजादी के पहले वाला वक्फ एक्ट जिन्ना ने बनाया, और आजादी के बाद यानी 26 जनवरी 1950 जब संविधान लागू हुआ उसके बाद जो वक्फ एक्ट बना वो बनाया नेहरू जी ने 1954 में। उसके बाद उनकी बेटी इंदिरा गांधी ने इसको और खतरनाक बनाया। उसके बाद उनके नाती पोते लगते हैं जो राजीव गांधी, उन्होंने और खतरनाक बनाया। सबसे खतरनाक कानून बनाया 1995 में नरसिम्हा राव ने, और उनसे भी खतरनाक कानून बनाया 2013 में, सत्ता जाने के कुछ दिन पहले, इलेक्शन के कुछ दिन पहले, जब 2014 में इलेक्शन था उसके ठीक कुछ दिन पहले वो बनाया मनमोहन सिंह जी ने। और इस घटिया कानून का परिणाम यह हुआ, जिसकी शुरुआत नेहरू जी ने किया, कि जो 50,000 एकड़ जमीन थी वो 40 लाख एकड़ हो गई। अब बात करते हैं संविधान की। संविधान में वक्फ बोर्ड या वक्फ ट्रिब्यूनल तो छोड़िए, WAQF नाम का शब्द ही नहीं है। मैं चुनौती देता हूं, कांग्रेस और बाकी जो पार्टियां हैं उनके पास बड़े बड़े दिग्गज वकील हैं, मैं भारत के किसी भी जज से, किसी भी संविधान विशेषज्ञ से, किसी भी वरिष्ठ वकील से इस बात पे खुली बहस करने के लिए तैयार हूं कि मुझे संविधान के किसी एक पन्ने पे एक बार WAQF दिखा दो। और मैं इस बात के लिए भी बहस करने के लिए तैयार हूं कि संविधान का कौन सा पन्ना, कौन सा अनुच्छेद, कौन सा आर्टिकल मजहब के आधार पे बोर्ड और ट्रिब्यूनल बनाने की इजाजत देता है। मैं इस पर किसी से भी खुली चर्चा के लिए तैयार हूं कि मुझे यह बता दो संविधान का कौन सा आर्टिकल मजहब के आधार पे मंत्रालय बनाने, मजहब के आधार पे आयोग बनाने, मजहब के आधार पे वक्फ बोर्ड बनाने, मजहब के आधार पे वक्फ ट्रिब्यूनल बनाने, मजहब के आधार पे नियम बनाने, मजहब के आधार पे कानून बनाने, मजहब के आधार पे लोन देने, मजहब के आधार पे वजीफा देने, मजहब के आधार पे कोचिंग खोलने और मजहब के आधार पे मदरसा चलाने की इजाजत देता है। अब जब मैंने कह दिया मदरसा तो बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं आर्टिकल 30 इजाजत देता है। अरे भैया आर्टिकल 30 ठीक से पढ़िए। और संविधान का जब कोई आर्टिकल पढ़ा जाता है तो एक आर्टिकल अकेले में नहीं पढ़ा जाता, उसके आगे पीछे के भी आर्टिकल पढ़े जाते हैं। आर्टिकल 27 कहता है रिलीजियस काम के लिए 1 रुपए खर्च नहीं होगा, धार्मिक कार्यों के लिए खर्च होता है, रिलीजियस काम के लिए नहीं। आर्टिकल 28 कहता है कि रिलीजियस टीचिंग दी नहीं जा सकती स्कूल में, धार्मिक ग्रंथों को पढ़ाया जा सकता है, मजहबी किताबों को नहीं। आर्टिकल 29 कहता है, जहां माइनॉरिटी शब्द एक बार आया है, कि भैया सबको, भारत में जो भी नागरिक हैं सबको अपने लैंग्वेज को, अपने स्क्रिप्ट को, अपने कल्चर को प्रोटेक्ट और प्रमोट करने का अधिकार है। रीतियों को प्रोटेक्ट करने का अधिकार है, कुरीतियों को नहीं। प्रथा को प्रोटेक्ट करने का अधिकार है, कुप्रथाओं को नहीं। और आर्टिकल 30 कहता है कि देश में सभी लोगों को, चाहे वो रिलीजियस माइनॉरिटी है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है, उनको भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोलने का अधिकार है। मदरसा नहीं, मदरसा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं होता, मदरसा दीनी तालीम सेंटर होता है। मैं इस पर भी, क्या आर्टिकल 30 मदरसा खोलने की इजाजत देता, इस पर भी मैं किसी भी हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज या वरिष्ठ वकील या किसी सांसद, विधायक, मंत्री या बुद्धिजीवी से खुली चर्चा के लिए तैयार हूं। ये बहुत बड़ा मिथ है, ये बहुत बड़ा गलत इंटरप्रिटेशन है कि आर्टिकल 30 मदरसा खोलने की इजाजत देता है। देता ही नहीं है। संविधान मजहबी तालीम की इजाजत ही नहीं देता, संविधान धार्मिक शिक्षा की इजाजत देता है। वेद, पुराण, उपनिषद, गीता, रामायण ये धार्मिक ग्रंथ हैं। बाइबल और कुरान मजहबी किताबें हैं, रिलीजियस बुक्स हैं। अब सवाल यह बनता है कि अब कानून तो बन गया, लेकिन नए वाले कानून से क्या होगा? अगर यह कानून आज से लागू होने की बजाय 15 अगस्त 1947 से लागू हो या 26 जनवरी 1950 से लागू हो, तब तो देश को फायदा है, नहीं तो इस कानून का फायदा केवल और केवल मुस्लिम्स को ही मिलेगा। अगर इस कानून में जो नया अमेंडमेंट आया है, जैसे इसमें कहा गया है कि जो पब्लिक लैंड है, जो सरकारी संपत्ति है, उसका सर्वे डीएम करेंगे। अगर ऐसे ही एक व्यवस्था कर दिया जाए कि केवल मुस्लिम का मामला चलेगा वक्फ बोर्ड, वक्फ ट्रिब्यूनल में, जहां पे भी दूसरी पार्टी गैर मुस्लिम है फिर वो मामला चलेगा कोर्ट में। ये 2 संशोधन अगर कर दिए जाए, पहला, ये जो कानून है इसको रेट्रोस्पेक्टिव लागू किया जाए, जैसे प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1947 से लागू है, इसको ऐसे लागू किया जाए। और दूसरा, इसमें साफ साफ प्रावधान होना चाहिए कि ये केवल मुस्लिम पे ही लागू होगा, जहां दोनों पक्ष मुस्लिम हैं वहीं लागू होगा। जो गैर मुस्लिम है
उनको कोर्ट में जाने के लिए रास्ता खुलेगा, उनको यहाँ पे वक्फ ट्रिब्यूनल में नहीं आना होगा। पहली बात तो मैं बार बार कहता हूं, भारत का संविधान मजहब के आधार पर बोर्ड ट्रिब्यूनल बनाने की इजाजत ही नहीं देता, और अगर फिर भी सरकार बना रही है, कंटिन्यू कर रही है, तो इसमें केवल और केवल मुस्लिम्स के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। जहां मुस्लिम और हिंदू का झगड़ा हो, मुस्लिम जैन का झगड़ा हो, मुस्लिम पारसी का झगड़ा हो, मुस्लिम ईसाई का झगड़ा हो, किसी भी गैर मुस्लिम के साथ झगड़ा हो किसी जमीन के विवाद का, तो वो पूरी तरीके से कोर्ट में ही मुकदमा चलना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट ये, मजार, दरगाह, पक्का कब्रिस्तान वक्फ प्रॉपर्टी नहीं हो सकती, दुनिया के किसी इस्लामिक देश में नहीं है। मदरसा वक्फ प्रॉपर्टी नहीं हो सकता, क्योंकि भारत का संविधान मदरसा चलाने की इजाजत नहीं देता। इस पे मैं फिर कभी चर्चा कर लूंगा। आर्टिकल 27, 28, 29, 30 को एक साथ पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। 27 कहता है कोई 1 रुपए खर्च नहीं होगा किसी मजहब को प्रमोट करने के लिए। आर्टिकल 28 कहता है कि कोई रिलीजियस चीज पढ़ाई नहीं जाएगी। आर्टिकल 30 कहता है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोलने का अधिकार है, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, लॉ कॉलेज खोलने का अधिकार है, सेकुलर एजुकेशन देने का अधिकार है, दीनी तालीम सेंटर खोलने का अधिकार नहीं है। आर्टिकल 30 की व्याख्या ठीक से करने की जरूरत है। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है, वर्तमान जो कानून अगर ये रेट्रोस्पेक्टिव लागू नहीं हुआ, बैक डेट से लागू नहीं हुआ, और इसमें हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख को आज भी अगर वक्फ ट्रिब्यूनल जाने के लिए मजबूर किया गया, तो इसका बहुत लाभ नहीं होगा। हाँ, 20% लाभ होगा, मनमानी रुकेगी। कम से कम जो ऊसर जमीन, बंजर जमीन, खेल का मैदान, पार्क में, रेलवे की जमीन में, पीडब्ल्यूडी की जमीन में, स्कूल की जमीन में, हॉस्पिटल की जमीन में वक्फ प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड कब्जा कर रहा था, वो तो रुक जाएगा क्योंकि वो पब्लिक लैंड है। लेकिन हिंदुओं की जमीन पे अभी भी कब्जा वक्फ बोर्ड करेगा, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी, ईसाई की जमीन पे अभी वो वक्फ बोर्ड कब्जा करेगा। समाधान इसका यही है, इसको रेट्रोस्पेक्टिव लागू किया जाए। दूसरा, गैर हिंदुओं पे ये लागू नहीं होना चाहिए। और तीसरा, ये जो 50,000 एकड़ जमीन से 40 लाख एकड़ जमीन है, इसकी सबकी ऑडिट होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब संविधान लागू हो चुका है, आपके सारे कानून लागू हो चुके हैं, आपका फॉरेस्ट एक्ट लागू हो चुका है, आपका सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट लागू हो चुका है, आपका ट्रस्ट एक्ट लागू हो चुका है, आपका सिविल प्रोसीजर कोड लागू हो चुका है, तो जब से ये कानून बने हैं उसके बाद कोई ये नहीं कह सकता कि हमारे पास कागज नहीं है और हम कागज नहीं दिखाएंगे। कागज सबको दिखाना पड़ेगा, कागज सबको दिखाना चाहिए अगर ईमानदारी है तो, और सरकार को भी कागज देखना चाहिए। ये जो 40 लाख एकड़ जमीन हुई है, इसकी ऑडिट होना जरूरी है। जो वक्फ की है, जो जेन्युइन है, वो ले जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो खेल के मैदान, ऊसर जमीन, बंजर जमीन, और खास तौर पे हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख की जमीनों पे कब्जा कर रखा है, जो नदियों की जमीन पे कब्जा है, जो पहाड़ों की जमीन पे कब्जा है, जो बाकी जमीनों पे कब्जा है, इसका जहां पे एक पक्ष, दोनों पक्ष मुस्लिम है, ठीक है भैया, वक्फ ट्रिब्यूनल में मुकदमा चलाओ। लेकिन जहां दूसरा पक्ष सरकार है या दूसरा पक्ष गैर मुस्लिम है, फिर उसका मुकदमा वक्फ ट्रिब्यूनल में नहीं चलना चाहिए। अंत में मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, इस कानून में कुछ संशोधन की जरूरत है। कानून रेट्रोस्पेक्टिव होना चाहिए, 15 अगस्त 1947 से लागू होना चाहिए। कानून में साफ साफ लिखना चाहिए कि गैर हिंदुओं पर लागू नहीं होगा। कानून में साफ साफ लिखना चाहिए कि आजादी के बाद जो वक्फ डिक्लेयर किया गया है, इसका सर्वे होगा, इसका कागज दिखाना पड़ेगा। प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करना चाहिए, और जितनी भी जमीनों पे अभी कब्जा है, इन सब की ऑडिट करना चाहिए। ये हम करेंगे तो देश का बहुत कल्याण होगा, देश का भला होगा। मैं प्रधानमंत्री से, गृहमंत्री से निवेदन करता हूं, इन संशोधनों का ध्यान रखते हुए, अभी लोकसभा से पास हुआ है, लेकिन इनको भी इनकॉर्पोरेट करें, आज करें या कल करें।